अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में हम वर्चुअल चैप्टर नंबर 23 की बेसिकली बात करें तो इसमें जो डिस्कस किया गया वो ये है कि किस तरीके से जो है हमारे सिलेक्शन का प्रोसेस और ट्रेनिंग का प्रोसेस चलता है। और उसके अलावा जो चैप्टर ये कवर करता है कुछ किस्म के लेवल, जैसे कि इसमें ओरिएंटेशन आता है, सोशलाइजेशन आता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वगैरह आता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है कंप्लीटेड जॉब एप्लीकेशन। अब इसका ये फर्स्ट और क्रूशियल स्टेप है, इसमें आप कंटेन करते हो ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन किसी भी एप्लीकेंट के बारे में। सेकंड पे बात की गई है इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बारे में। सो इसमें आप स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपकी जो स्पेसिफिकेशंस है जॉब की उसको बेसिकली आप चेक करते हैं कि वो कि स्केलेबल है भी या नहीं। उसके बाद टेस्टिंग होती है जिसमें कि आप सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को जो कि आपके टेस्ट के अंडर गो कि टेस्ट आपके पास करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे प्रोसेसेस होते हैं। फर्दर यहाँ बात की गई है इन्वेस्टिगेशन की। जो इन्वेस्टिगेशन सेंस के जो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बेसिकली इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने के बाद एक सेंसिटिव सर्विस की कि इन्वेस्टिगेशन जिसमें पता चलता है कि उनकी इंटेलिजेंस कैसी है, मिलिट्री कैसी है, उसके अलावा इसका बैकग्राउंड कैसा है, लाइक इसका कोई कि किसी किस्म का कोई लाइक ईवल काम तो इसने नहीं किया हुआ, जैसे कि कोई कि थाना वगैरह में कोई रिपोर्ट्स वगैरह तो इसके अगेंस्ट नहीं चल रही जेल में। इस किस्म की चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इन डेप्थ इंटरव्यूज के बारे में बात की है। सो इसमें बेसिकली ये हेल्ड होता है आफ्टर क्लियरिंग बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस। उसके बाद यहाँ बात की गई है मेडिकल एग्जामिनेशन की, जिसमें कि आप बेसिकली जो है कैंडिडेट्स अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाता है, पर फिर जॉब ऑफर होता है। फाइनल स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का। उसके बाद यहाँ बात की गई है लेवल्स एट विच सिलेक्शंस टेक प्लेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मैनेजरियल लेवल। अब इसमें जो है बेसिकली इन्वॉल्व होता है आपका सपोर्टिव स्टाफ, आपके क्लैरिकल या सुपरिटेंडेंट या जो मेंटेनेंस स्टाफ है इसमें वो ऐड होता है। सेकेंडली बात की गई मैनेजरियल लेवल के बारे में। सो इसमें इन्वॉल्व होता है आपके पर्टिकुलर पोजीशन होते हैं जो कि गाइड करती हैं आपके नॉन मैनेजरियल स्टाफ को। इसमें गवर्नमेंट मैनेजर होते हैं जिनका बेसिकली लेवल होता है BS-17 से। सिलेक्शन ऑफ मैनेजर्स की बात कर लें तो इसमें एक्सपीरियंस को ज़्यादातर कैटर किया जाता है, कोई जो एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं उनके बारे में बात की गई है इन सेंस के जो बेसिकली हायर करते हैं वेरियस रीजंस में, जैसे कि स्पेसिफिक एक्सपर्टीज उनकी होती है, टैलेंट जो होता है उनका उसके बारे में बात की गई है, और इम्प्रूव करने में जो उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसको। ओवरऑल ये हायर लेवल मैनेजर्स के लिए होता है। सेकेंडली बात की गई यहाँ पे ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन की। बेसिकली ये दोनों एक ही वर्ड है, बस इनको कि अल्टरनेट्स है एक दूसरे के। सो यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एक डिज़ाइन ओवरव्यू एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसमें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नीड होती है जो कि इफेक्टिवली फंक्शन करती है और ये कन्वे करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री और डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिसीज वगैरह। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर लें तो ट्रेनिंग में बेसिकली फोकस करते हैं स्किल्स पे, नॉलेज पे, एटीट्यूड पे। उसके अलावा जो आपका मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग होता है अपने जो परफॉर्मेंस है आपकी जॉब को लेकर उसको भी इसमें डिस्कस किया जाता है। डेवलपमेंट की बात कर ले तो उसका बेसिकली एम होता है कि डेवलप करें स्किल्स फॉर द फ्यूचर जॉब्स। असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स की बात की गई है। फर्दर यहाँ पे असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स इन सेंस के जो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स है इसमें आता है, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं मेजर किया जाता है अगेंस्ट योर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जॉब रिक्वायरमेंट एनालिसिस कि इसमें कि जो एग्जामाइन करता है स्किल्स को और नॉलेज को किसी भी कि कैंडिडेट की। एम्प्लॉय सर्वे होता है जिसमें आप फीडबैक वगैरह लेते हो मैनेजर से, नॉन मैनेजर से, डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स जो कि आपके वर्किंग कंडीशन में, वर्किंग सिनेरियो में आपको फेस करनी पड़ी है। उसके बाद बात की गई ट्रेनिंग अप्रोचेस के बारे में। तो ट्रेनिंग अप्रोचेस में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें आपकी बेसिकली जॉब रोटेशन होती है, आपकी इंटर्नशिप होती है, और उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है इसका ऑफ द जॉब मेथड। इसमें बेसिकली आपकी इन हाउस क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक्सटर्नल मैनेजमेंट होती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आता है ये सब कुछ। ओवरऑल यहाँ पे कुछ इसकी डेफिनेशन दी गई है कॉन्सेप्ट में, डिफरेंट किस्म के जो मैं पढ़ा चुकी है। नॉन मैनेजर पोजीशन की मैनेजर, ओरिएंटेशन है, ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सब कुछ इसमें ऐड है।
चैप्टर नंबर 24 की बात कर लें तो बेसिकली इसमें बात की गई है परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। सो बेसिकली अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से क्या वैल्यूएट करना और चेक करना एम्प्लॉयज़ के वर्क को ओवर द टाइम और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उनका अप्रेजल या जो उनके बेनिफिट्स होते हैं उनको कैटर करना। अब इसमें जो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें एग्रीड ऑब्जेक्टिव टाइड होता है जॉब के साथ। सेकेंडली टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है, स्किल रिक्वायर्ड होती है जो कि आइडेंटिफाइड स्किल्स होती हैं वो। फर्दर चेक फॉर ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट्स है और लास्ट पे इसका फीडबैक है जो कि प्रोवाइड करता है, लाइक इंक्लूड करता है इसमें आपके रिवॉर्ड्स होते हैं, आपके मोटिवेशंस होते हैं। और उसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंस है परफॉर्मेंस अप्रेजल की बेसिकली वो ये कि अब जो एक क्रूशियल टास्क है किसी भी मैनेजर को, वो हेल्प करता है किसी भी एम्प्लॉय को ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। सेकेंडली है कि वो डिटर्मिन करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्ट के टुवर्ड मूव आउट कर रही है या नहीं कर रही, मतलब कि वो अपने ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए काम कर रही है या नहीं। फर्दर यहाँ बात की गई है टाइप ऑफ अप्रेजल्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है फॉर्मल अप्रेजल। अब ये जो है ये सेमी एनुअल कह लेंगे, एनुअली अकर होता है। और इसके अलावा जो इसका पर्पज़ है वो ये है कि वो इन्फॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज़ को अपनी रेटिंग्स के बारे में, आइडेंटिफाई करवाते हैं उनका मेरिट रेजेस के बारे में, मतलब जिस तरीके से मेरिट रेस कर रहा है। और इसमें बेसिकली आपकी ट्रेनिंग नीड्स को पूरा किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंट किस्म के प्रमोशंस को। अब इसका जो प्रोसेस है बेसिकली इसमें ही होता है कि एग्रीड ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब बेसिकली एक रिटर्न फॉर्म पे बेस करता है। सेकेंडली है कि इसमें इंक्लूड होती है आपकी एम्प्लॉय की डिटेल्स वगैरह, जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वगैरह सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। इनफॉर्मल की बात कर ले तो बेसिकली इनफॉर्मल जो है वो डे टू डे रूटीन में आ जाता है। डे टू डे रूटीन अप्रेजल है आपका। उसके अलावा इसका जो मेथड है इसमें आपका ऑब्जर्वेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, चेकिंग वर्क है, इमीडिएट फीडबैक आ जाता है और कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक इसमें आता है। कंपनसेशन की बात करें फर्दर, तो जो कंपनसेशन है बेसिकली वो यहाँ पे इन सेंस के जो आपकी किसी भी चीज़ की जो मॉनेटरी है उसको रिटर्न करने को, किसी भी वर्क या किसी भी पोजीशन के लिए उसको आप कंपनसेशन कहेंगे। बेसिकली लाइक किसी चीज़ को रिटर्न करना। अब इसकी टाइप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टैंडर्ड सैलरी या आपकी वेजेस हो सकते हैं। सेकेंडली एडिशनल कंपनसेशन हो सकता है एक्स्ट्रा वर्क के लिए। और तीसरा जो है इसमें फ्रिंग बेनिफिट्स है। अब बेसिकली इसमें अब होता है क्या है कि जैसे अब एक्सटेंशन टाइम पीरियड लगते हैं, लाइक अगर आपका काम जो आपके वर्किंग आवर अगर 8 आवर्स हैं तो अगर आपसे वो 10 आवर्स काम करवा रहे हैं तो जो आपके 2 आवर्स है उसका वो आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो बेसिकली ये भी आपके कंपनसेशन के उसमें प्रोसेस में आता है। उसके बाद यहाँ बात की गई है प्रमोशंस, ट्रांसफर एंड डिमोशन एंड सेपरेशंस के बारे में। सो प्रमोशन बेसिकली बेस करता है आपके अचीव करने पे टारगेट को और आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि वो आपको प्रमोट करते हैं या नहीं। ट्रांसफ़र बेसिकली होता है आपके प्रमोशन की वजह से, मतलब कि आपके पर्सनल रीज़न हो सकते हैं या ट्रेनिंग। और बेसिकली जो मतलब जो मोस्टली इसका रीज़न है वो ये है कि जब आपकी प्रमोशन होती है तो आपका ट्रांसफ़र भी होता है। डिमोशन की बात करें तो ये एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है बेसिकली जो कि परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर आपने कोई डिसिप्लिन या कोई रूल वगैरह तोड़ा तो फिर आपको डिमोशन, मतलब कि लाइक आपकी जो प्रमोशन है उसको वो ले डाउन भी कर सकते हैं। और लास्ट पे यहाँ बात की गई है ले ऑफ के बारे में। सो यहाँ पे बेसिकली ले ऑफ या सेपरेशन इन सेंस के एक्सट्रीम और कॉन्टीन्यूस निग्लेजेंसी होते हैं, लाइक कि आपके जो एम्प्लॉय वो टर्मिनेशन तक पहुँच जाए तो उसको आप कहेंगे बेसिकली ले ऑफ। उसके बाद यहाँ बात की गई है द फोर सीज मॉडल के बारे में। अब इसमें 4 सीज मॉडल में 4 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कॉम्पिटेंस को। सो कॉम्पिटेंस जो है बेसिकली इसमें आप फोकस करते हैं एम्प्लॉय के स्किल्स और नॉलेज पे, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन पे, जिसमें वो बेसिकली डिटरमिन करती है आपके जो अवेलेबल टैलेंट है उसको शो करने के लिए। सेकेंड सी जो है इसका वो है बेसिकली कमिटमेंट के लिए। इसमें आप मेजर करते हो एम्प्लॉय की डेडिकेशन को अपने वर्क और अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। थर्ड पे जो यहाँ बात की गई है वो कॉन्ग्रेस के बारे में बात की गई, मतलब एक एग्रीमेंट है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल और एम्प्लॉयज़ की फ़िलॉसफी के दरम्यान में। और इसमें बेसिकली ये होता है कि लो कांग्रेस लीड करता है, मतलब एक ट्रस्ट लेवल को, मतलब एक लो ट्रस्ट लेवल हो जाता है। और लास्ट में बात की गई है इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस की। बेसिकली एवैल्यूएट करता है आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, लाइक HRM की जो पॉलिसीज़ हैं उसके रिगार्डिंग। चैप्टर नंबर 25 की बात कर लें तो बेसिकली यहाँ बात की गई है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि किस तरीके से जो एप्लीकेशंस HRM है वो फेडरल गवर्नमेंट तक जाती है, मतलब कि एप्लीकेशंस ऑफ HRM इन फेडरल गवर्नमेंट। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हमारी FPSC बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है रिक्रूट करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए सिविल सर्वेंट्स को, मतलब जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए। रिक्रूटमेंट जो है हमारी वो करती है थ्रू योर एग्जामिनेशंस और डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू होती है। फर्दर एक इसकी जो पोजीशन होती है बेसिकली 15 स्केल या BA स्केल है, 15 स्केल से लेके वो अबव हो सकती है 17 स्केल तक। उसके अलावा जो मैनेजरल पोजीशन है वो 17 स्केल से स्टार्ट होती है रिक्रूट करने के लिए थ्रू योर एग्जामिनेशन। और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो अंडरगो करते हैं, बेसिकली उनसे इंटरव्यूज ले जाते हैं और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स वगैरह होती है, उनकी सब चीज़ें इस प्रोसेस में शामिल होती है। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के बारे में। सो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इन सेंस के यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है बेसिकली जो HRM है वो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है इन द गवर्नमेंट। और उसके अलावा जो HR है वो प्लान करता है और उसके अलावा वो जॉब ऑफर्स बनाता है, प्रोवाइड करता है 3 लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स को। अब इसमें ट्रेनिंग लेवल है आपकी प्री एंट्री, मिड कैरियर और सीनियर लेवल, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात की गई कि जो मैनेजर सर्विसेज है वो रिकॉर्ड रखते हैं, लाइक डिफरेंट किस्म के रिकॉर्ड्स रखना उनके मतलब एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का काम है। फर्दर कैरियर प्लानिंग करना, ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन करना और डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह परफॉर्म करना भी उन्हीं की ड्यूटी में आता है। उसके बाद बात यहाँ पे करें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। सो सिविल सर्विस अकेडमीज होती है जो कि प्रोवाइड करते हैं 10 मंथ्स ऑफ कॉमन ट्रेनिंग। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन NIPA ये ऑफर करते हैं ट्रेनिंग को बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजर्स को, जिसमें कि आपके एडवांस कोर्सेज वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा जो अदर सर्विसेज है वो भी रिस्पेक्टिवली इसके साथ ही फोकस पे होती है, मतलब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ही ऐड होती हैं। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की बात कर लें तो इसमें परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट आती है PER की, बेसिकली इसमें कंडक्ट करते हैं, एनुअली कंडक्ट होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो प्रोवाइड करता है ऑथेंटिक रिकॉर्ड किसी भी सिविल सर्वेंट रिपोर्ट के बारे में, उसकी परफॉर्मेंसेस के बारे में। और सेकेंडली ये कि बेसिकली प्रोवाइड करती है बेसिस फॉर द प्रमोशन और ले ऑफ्स वगैरह पे भी ये डिपेंड करता है। उसके अलावा जो है ये इन्वेलप करती है यूजफुल इन्फॉर्मेशन को बॉडी और इंडिविजुअल्स एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट वगैरह, मतलब जो उसको भी वो कैटर करती है या फिर उनको कैरी करती है साथ में। उसके बाद बात की गई यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट के रिगार्डिंग। सो जो इसकी अकाउंटेबिलिटी है बेसिकली इसमें मेंशन ये किया गया कि इसमें एक्सटर्नल कंट्रोल होता है और बेसिकली दूसरा होता है इसमें इंटरनल कंट्रोल। एक्सटर्नल कंट्रोल में हमारा लेजिस्लेटिव कंट्रोल हो सकता है, हमारी पब्लिक ओपिनियन आ सकती है, हमारी जुडिशरी आ सकती है। और जो हमारा इंटरनल कंट्रोल है बेसिकली उसमें जो बात की गई है वो ये है कि इसमें सर्विस ट्रिब्यूनल्स आ सकते हैं, कंडक्ट रूल्स आ सकता है, एफिशिएंसी या डिसिप्लिन रूल्स है, रियार्की आ सकती है, इसमें सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। और HRM की जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसकी अगर यहाँ पे थोड़ी सी ओवरव्यू ले लें तो इसमें बात की गई है एस्टा कोड के बारे में, बेसिकली सिविल एस्टैब्लिशमेंट कोड है। उसके अलावा जो है इसका बेसिकली कंपेंडियम जो लॉ है इसका वो जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिलेट करते हैं 1973 के एक्ट के साथ, सिविल सर्वेंट का जो एक्ट था उसके साथ। और उसके अलावा इसमें सिविल सर्वेंट को डिफाइन किया एज अ मेंबर जो कि और पाकिस्तान सर्विसेज में या किसी भी फेडरेशन में ऐड होता है। फर्दर ये एक्सक्लूड करते हैं ऐसे पर्सनस को जो कि डिपेंडुएशन करते हैं आपकी प्रोविंसेस की और अदर अथॉरिटीज़ की। उसके अलावा इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट और वर्क चार्ज बेसिस होते हैं वो भी ऐड होते हैं। उसके अलावा ये बेसिकली एक एक्ट है वर्कर्स और वर्कमैन का जो कि डिफाइन करता है फैक्ट्रीज एक्ट को, जो कि 1974 में एक एक्ट साइन किया गया था बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब फर्दर जो है कंक्लूजन देख लें तो इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए, जैसे कि इसमें बताया गया कि इसमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया पब्लिक सेक्टर के HRM के बिहाफ पर। उसके अलावा इसमें की जो थी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया, मतलब कि किस तरीके से डिवीजन होती है। और उसके अलावा एस्टा कोड के बारे में बताया गया जो कि एस्टा कोड बेसिकली ऑफर करता है गाइडलाइंस आपके प्लेसमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग वगैरह के लिए। और लास्ट पे सिविल सर्वेंट की बात की गई, मतलब कि जो एक्ट है 1973 का वो डिफाइन करता है कि सिविल सर्वेंट आउटलाइन करता है आपकी एक्सक्लूशन फॉर द डिफरेंट लाइक डिफरेंट किस्म डिफरेंट साइंस लाइक different types of job and sort.
चैप्टर नंबर 26 की बात कर लें तो यहाँ पे बात की गई है पब्लिक फाइनेंस के बारे में। सो इसमें डिस्टिंक्शंस आती हैं। बेसिकली अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें डिस्टिंक्शन आती है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, जो कि हाईलाइट करती है आपकी नीड फॉर फाइनेंस को इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सेकेंडली बात की गई यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस के बारे में, जो कि डील करता है हाउ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है किस तरीके से वो रेज कर रही है अपनी मनी को प्रोड्यूस करी गुड एंड सर्विसेज को। लास्ट में बात की गई पब्लिक फाइनेंस की, जो कि एक सब्जेक्ट है जो कि डिस्कस करता है फाइनेंशियल ऑपरेशंस को किसी भी पब्लिक टेरिटरी को, और उसके अलावा इसको तौर करता है किसी सेमेस्टर कोर्स के तौर पे। फर्दर यहाँ पे बात की गई है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस के बारे में। सो अगर इसकी बात कर ले हम, सो यहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो पब्लिक फाइनेंस है वो डील करती है एक फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट के साथ, जिसमें आपका इंक्लूड होता है लाइक रेज करना है और डिस्टर्बेंस करना गवर्नमेंट फंड्स वगैरह को। उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो पब्लिक फाइनेंस में आता है। लाइक कि वो सिर्फ लुक आउट नहीं करता आपकी पब्लिक टेरिटरी को, बल्कि वो ऑपरेट भी करता है आपकी स्टडीज़ को, आपकी जो है बेसिकली पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करता है ताकि वो आपकी स्टडीज़ को बहुत अच्छे तरीके से चला सके। फर्दर ये कि इसमें आता है मिस्टर ग्रेव, बेसिकली रेफर किया गया, जो कि एक टर्म है जो कि रेफर कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर को लाइक अ पब्लिक हाउस होल्ड के तौर पर, जिसमें बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो रिसोर्स एलोकेशंस करता है, इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, स्टेबलाइजेशन करता है, किसी भी प्राइसेस क्या है जो आपके एम्प्लॉयमेंट्स है उनको ऐड करता है। अब इसके बाद बात की गई है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया यहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू के बारे में। इसमें क्या होता है कि आपके सोर्स इंक्लूड, जैसे यहाँ पे टैक्सेशन इंक्लूड होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज इंक्लूड होते हैं जिसमें आपका फाइन्स है, फीस है या ग्रांट्स इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, पब्लिक डेबिट्स वगैरह आ सकते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स की बात कर ले तो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स इन सेंस के यहाँ पे डिस्कस किया गया एज ए गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन है फाइनेंशियल फ्लो में आपकी इकोनॉमी के अंदर, वो इसमें डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पे यहाँ बात की गई है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसमें इन्वॉल्व होता है आपका पब्लिक बजट और उसका अप्रूवल, फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम और ऑडिट वगैरह ऐड होता है। फेडरल फाइनेंस जो है वो स्टडी करता है द मल्टीलेयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस होते हैं, उसके अलावा जो डिवीजन है फंक्शंस और रिसोर्सेज की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस रखती है। फर्दर यहाँ बात की गई है सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटीज़ को देख लें तो बहुत जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो क्रिएट करते हैं और यूज़ करते हैं फाइनेंशियल क्लेम्स को, इंगेज होते हैं डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में, जैसे कि प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज आता है। डिससिमिलैरिटीज़ की बात कर लें फर्दर, तो यहाँ पे जो डिससिमिलैरिटीज़ डिस्कस की गई हैं वो उसमें ये कि जो गवर्नमेंट है वो ग्रेटर बोरो करती है कैपेसिटी और कंट्रोल ओवर द बोरिंग ड्रम्स, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो क्रिएट करती है लीगल टेंडर करेंसी। उसको पब्लिक फाइनेंस जो है फॉलो करता है बजट प्रिंसिपल को, जिसमें वो एम्फसिस करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन को, और वाइल जो प्राइवेट फाइनेंस होता है वो फॉलो करता है मार्केट के प्रिंसिपल्स को, जो कि ड्राइव करता है फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स। उसके बाद गवर्नमेंट कंसीडर करती है बेसिकली इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यूज़ को एज एन इकनॉमी, और फर्दर ये कि एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरिंग या टैक्सेशन के तरीके से, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर भी यूज़ कर सकता है एज एन क्राउडिंग आउट के तौर पे। उसके बाद यहाँ बात कर रहे हैं द इकोनॉमिक सिस्टम एंड पब्लिक फाइनेंस के बारे में। सो यहाँ पे जो डिस्कस किया गया वो ये है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो एफिशिएंसी है किसी भी प्राइवेट सेक्टर की वो अपोज करती है एक्सेसिव और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और फर्दर ये कि ये जो कीनियंस व्यूज़ है वो बेसिकली एम्फेसिस करते हैं कि जो गवर्नमेंट अब किसी तरीके से इन्वेस्ट करती है और इंक्रीज़ करती है एम्प्लॉयमेंट को, करेक्ट करती है आपकी मार्केट फेलियर्स को, और जो एड्रेस करती है बेसिकली बजट और डेफिसिट वगैरह को, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस किया है। उसके बाद बात की गई पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक डेबिट और पब्लिक डिफीट्स के बारे में।